Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Today we will be starting with lesson number 15, sound. Okay, now we all are aware of this word. हमें ये बचपन से पता है what does the term sound means. Right, तो आप सोच रहे होगे coming into 8th standard what this lesson will involve and sound पे हम क्या ही पढ़ सकते हैं, right? So you will come to know कि sound के अंदर how the sound is produced, what is the scientific reason कि sound कैसे produce हो रहा है. Okay, you will come to know various instrument जिसको हम बोलते हैं turning fork. Then you will come to know about propagation of sound and medium, how sound travels. You will come to know that what are the mediums जिसके थ्रू sound travel कर सकता है and कितने frequency से sound wave travel करता है. Okay, then you will also come to know about some interesting facts on sound and music. Okay, you will come to know how sound is produced by human. Okay, then साउंड कैसे जनरेट होता है लाउड स्पीकर से. हमें पता है कि लाउड स्पीकर के थ्रू वी कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द साउंड एंड वी कैन डू पार्टी, राइट. पर वो साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, यू नीड टू नो दैट, राइट. तो यू विल बी स्टडिंग दैट and this is all. You will have a basic knowledge कि sound produce कैसे हो रहा है, what are the various mediums, उसका propagation क्या है. Okay, so let's start with this lesson sound. It is an interesting lesson, you will love it. Okay, see after you came to know कि sound lesson है, तो first question आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि how the sound is produced. Okay, so see how sound is produced. Sound is a form of energy that produces the sensation of hearing in our ears. Right, अभी sound क्या होता है, it is a form of energy. हमने पढ़ा है energy lesson में, वहाँ पे different types of energy होता है, right. And sound is also a one form of energy. And ये energy क्या बताती है, it produces sensation. मतलब अभी अगर आपको किसी ने pinch किया तो आपको लगता है ना, यू कम टू नो द सेंसेशन थ्रू योर स्किन. वैसे ही साउंड एक ऐसा एनर्जी है जो आपको एक सेंसेशन देता है ऑफ हियरिंग, आपको सुनाई देता है, राइट. तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, राइट. नाउ साउंड नीड मटेरियल टू ट्रैवल. साउंड को एक मटेरियल की ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए. ओके, यू हैव लर्नड इन प्रीवियस सेक्शन दैट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड. अब पता है जो साउंड होता है, विदाउट वाइब्रेशन दिस साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. ओके, रिमेंबर दिस. तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए इट नीड्स अ मीडियम एंड जब तक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. ओके, नाउ द टाइम गैप बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग is due to the difference between the time taken by the light and the sound to travel from the source to the observer. Suppose someone is speaking to you. Okay, आपको पूरी बात समझने के लिए it takes few seconds आपको सुनाई देने के लिए. Okay, when you speak the words come first and then the people in front of you can hear that. So okay, so there is a time gap between the sound विच ट्रैवल्स टू योर ईयर्स एंड इसलिए थोड़ा कुछ सेकेंड्स ही होता है. इट्स जस्ट 1 to 2 सेकेंड्स का डिफरेंस और 0.11 और 0.10 इतना ही डिफरेंस होता है. एंड बिकॉज अगर आप देखोगे स्पीड ऑफ साउंड वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इट ट्रैवल्स वेरी मच फास्ट. ठीक है, तो अभी इफ़ यू कैन सी यहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहा है, यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो. आप एक फोक लो, ऐसा होगा. इफ़ यू ऑब्जर्व इन द लैब, ये लैब के अंदर होता है. ओके, साइंस लैब के अंदर एकदम मेटल होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होता है. ओके, इसका शेप ऐसा होता है एंड इसको आप खिड़की के ऊपर या कहीं पे भी आप ऐसे ठोकोगे. ओके, सपोज दिस इज़ द विंडो, आपने यहाँ पे किया तो पहले वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होगा एंड एट लास्ट एक साउंड प्रोड्यूस होगा. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे CR. सी इज़ वॉट, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ठीक है, पहले वॉइस कंप्रेस होगी, फिर रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफैक्शन होगा. दिस इज़ हाउ द साउंड ट्रैवल्स. ठीक है, सी दिस इज़ द टर्निंग फोक विच आई वॉज टेलिंग अबाउट. इसके स्ट्रक्चर में इफ़ यू कैन सी, ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रोंग एंड नीचे वाले पार्ट को वी कॉल इट एज स्टेम. ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज टर्निंग फोक.
and tuning fork, we have learned that sound can be generated from a vibrating object. Sound किससे generate होगा? It will be generated through a vibrating object. And with an example of tuning fork, we will now learn about how a sound is produced due to such vibrations. Okay, अब with the help of this tuning fork हम लोग देखेंगे कि how the sound is produced. Okay, this tuning fork is made up of a metal. ओके ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल, ट्यूनिंग फोक जो है वो बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है. ओके, सी अ ट्यूनिंग फोक इज़ मेड अप ऑफ 2 prongs, दिस एंड दिस आर द 2 prongs एंड अ स्टेम. उसको होल्ड करने के लिए क्या होता है? स्टेम होता है. नाउ कीपिंग द स्टेम स्टेडी, इफ़ द prongs आर स्ट्रक दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग. आप जब भी इसको स्ट्रक करोगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, पहले वाइब्रेशंस होंगे एंड एज आई टोल्ड यू पहले कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन होगा एंड वैसे ही एक लास्ट में आपको एक साउंड प्रोड्यूस होगी एंड यू कैन हियर दैट साउंड. ओके, सी प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय ट्यूनिंग फोक. फर्स्ट आपको जो फर्स्ट इमेज दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज़ हाउ. अभी ये ट्यूनिंग फोक के बीच का डिफरेंस देखो. ओके, ये वाला जो ट्यूनिंग फोक है उसके बीच में डिफरेंस बहुत कम है, ये वाले में ज़्यादा है, राइट? तो सी जो फर्स्ट वाला है इट शोज़ अ स्टेशनरी ट्यूनिंग फोक. Okay, to show the state of air around the tuning fork, vertical lines are used and here the vertical lines are equally spaced. अब ये जो space है वो क्या दिखा रहे हैं? They are showing the space, they are showing the air, okay, around the tuning fork. मतलब tuning fork के आसपास कितना air present है. And since this tuning fork is stationary, तो जो vertical line है they are arranged and they are equally spaced. Okay, and it indicates that the average distance between the air molecule is same everywhere and the average pressure in the 3 region A, B, C is also the same. अब ये वाला जो डायग्राम है we can conclude here कि यहाँ पे जो distance है हर एक एयर के बीच में, एयर मॉलिक्यूल के बीच में वो सेम है in the A, B and C molecule, right? इन तीनों के पास एयर मॉलिक्यूल सेम है एंड एयर प्रेशर सेम है, तो वाइब्रेशन कैसा होगा? इट विल बी सेम. ठीक है, एंड इफ ड्यूरिंग द वाइब्रेशन द prongs ऑफ द ट्यूनिंग फोक गो अवे फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन बी, एयर आउटसाइड द prong इज कंप्रेस्ड एंड द प्रेशर देयर इंक्रीजेज. जब ट्यूनिंग फोक का जो ये आपको डिस्टेंस दिख रहा है वो इंक्रीज होगा आफ्टर स्ट्रकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? यहाँ पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एंड ये prongs जो है वो कंप्रेस होंगे. इसलिए अगर आप ए वाले इस पे देखोगे तो कंप्रेशन हो रहा है एंड देन आगे जाके पूरा रेयरफैक्शन है. इट मीन्स बी एंड सी के पास ज़्यादा एयर है अराउंड द ट्यूनिंग फोक एंड इनिशियली एयर जो है वो कम होगा. ओके, एंड पहले वो कंप्रेस्ड होगा एंड बाद में प्रेशर क्या होगा? इट विल इंक्रीज एंड सच अ स्टेट ऑफ हाई प्रेशर इज़ क्रिएटेड इन द रीजन ए एंड द फिगर in the figure. Okay, the region in which the air is at high pressure and high density is called as compression. अब compression किसको बोलते हैं? ऐसा region जहाँ पे high pressure और high density होगी वो वाले region को हम बोलते हैं compressed region. Okay, and जहाँ पे low pressure and low density होती है उसको हम बोलते हैं rarefaction. Okay, I hope you are clear with what is compression and what is rarefaction. High pressure, high density is compression, low pressure, low density is rarefaction. Okay, see in the next step of vibration the prongs of the fork comes close to each other. अभी आपने A and B में देखा, यहाँ पे they were not so much close to each other. B में तो बहुत ज़्यादा distance है and when you see the C, तो C में आप देखोगे कि वो जो prongs है वो एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं एज शोन इन फिगर सी. ओके, नाउ इन दिस केस द एयर मॉलिक्यूल्स नियर द prongs गेट मोर स्पेस टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, तो यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल गेट मोर स्पेस टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. इसलिए आप ए में देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बी में देखोगे तो बहुत कम डिस्टेंस है एंड सी में फिर से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है. एंड एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर इन दिस रीजन ए decreases.
ठीक है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, डिक्रीज़ होगा। सी अगर एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा, एयर मॉलिक्यूल अगर कम होंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ओके, एंड सच रीजन इन विच द एयर इज़ एट लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी इज़ कॉल्ड एज रेयरफैक्शन। तो जब ये दूर दूर होंगे ना एयर मॉलिक्यूल्स जब होंगे प्रोंग्स के पास में तो हम उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। तो सी इफ़ दिस इज़ द केस दिस इज़ कॉल्ड एज रेयरफैक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल है प्रोंग्स के पास। ओके, एंड इफ़ दिस इज़ द केस सब पास पास में है तो इट इज़ कॉल्ड एज कंप्रेशन। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज कंप्रेशन and this is called as rarefaction. ओके, तो अब आप डिस्टेंस को देख के बता सकते हो व्हाट इज़ कंप्रेशन एंड व्हाट इज़ रेयरफैक्शन। तो यहाँ पे ए वाले के अंदर क्या है, इट इज़ रेयरफैक्शन। ओके, एंड सेकेंड वाले फिगर में इफ़ यू सी ए के पास क्या है, इट इज़ कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन है। तो इफ़ यू विल सी यहाँ पे सी द प्रोंग इज़ कंप्रेस्ड, राइट। तो अब आई थिंक सो यू आर वेरी मच क्लियर कि कौन सा वर्टिकल लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, जब एयर प्रेशर कम होगा, एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे रेयरफैक्शन होगा, एंड जब एयर मॉलिक्यूल्स कम होंगे वहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ओके, एंड ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड्स अपॉन दी प्रोंग्स। ओके, क्योंकि पहले इसमें आपने देखा कि इट वाज लाइक दिस, दूसरे इसमें यू सॉ कि प्रोंग्स का डिस्टेंस बढ़ गया, तीसरे इसमें यू सॉ कि वो एकदम पास आ गए, राइट। दिस वर द थ्री केसेस विच वी स्टडीड, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, नाउ सी how the sound is propagated and what is the medium which the sound requires. Okay, see, we have learned in the 6th standard that sound travels through some material mediums like solid, liquid or gas and reaches us. तो sound को travel करने के लिए कोई भी एक medium चाहिए, either it can be a solid, it can be a liquid or it can be a gas. Okay, see, sound generation and propagation needs medium like air, right. ऊपर सेंटेंस में भी यही बोला गया था कि साउंड को जनरेट होने के लिए एंड प्रोपोगेट होने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए लाइक एयर। एयर इज़ अ गैस, राइट। अ सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव दिस। अभी हमने प्रोंग्स के इससे क्या देखा, एयर मॉलिक्यूल्स के बारे में ही हमने डिस्कस किया, राइट। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए भी एयर की ज़रूरत होती है। ओके, इट नीड्स अ मीडियम like air. See, the experimental arrangement is shown in the figure. In this experiment, it is a vacuum tight bell jar. Okay, it is what? It is a bell jar which is vacuum tight on smooth horizontal surface. If you can see, एक vacuum pump attached है, उसके अंदर एक electric bell है, and this is the bell jar. Okay, see. The bell jar is connected to a vacuum pump via a tube. If you can see, ये tube है and उससे एक vacuum pump connected है, and we can remove the air inside the bell jar using this vacuum pump. तो अब ये vacuum pump का काम क्या है, ये जार के अंदर जितना भी air है उसको बाहर निकालने का काम किसका है, vacuum pump का है. Okay. Now as shown in the figure, the bell jar consists an electric bell, right? वैक्यूम पंप के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक बेल. वैक्यूम पंप का काम क्या है, जितने भी एयर मॉलिक्यूल अंदर जार के अंदर है उसको बाहर निकालना. ओके, नाउ सी, विच इज़ कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई थ्रू द लीड ऑफ द बार जार. इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे वायर्स दिख रहे हैं आपको रेड एंड ब्लू कलर के. दिस आर दी पावर सप्लाई. ये क्या है, इलेक्ट्रिक बेल से रिंग जनरेट करने के लिए. अभी जैसे हम बेल, डोर बेल बजाते हैं तो कैसे बेल बजता है, वैसे ही ये जार के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है जार को, तो ये बेल रिंग करेगा. ओके, एंड एयर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है. इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे कंप्रेशन है बिकॉज एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होंगे, राइट. सी, एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट द वैक्यूम पंप इज ऑफ एंड द बेल जार कंटेन्स एयर. बिकॉज वैक्यूम पंप का काम क्या है, एयर बाहर निकालना. एंड बिकॉज स्टार्टिंग में वैक्यूम पंप ऑफ रहेगा तो क्या होगा, दिस बेल जार विल कंटेन air. Okay, so if the key to electric bell is now switched on, the bell starts ringing and the ringing can be heard from outside the bell jar. ठीक है, अभी वैक्यूम पंप बंद है एंड जब आप इलेक्ट्रिक बेल को रिंग करोगे तो क्या होगा, यू विल हियर द साउंड.
Okay, now if the vacuum pump is switched on, it starts removing the air from the bell jar, right? अब क्या है, अब पहले ये वैक्यूम पंप बंद था इसलिए हमें बेल सुनाई दिया. ओके, अब वैक्यूम पंप जब हमने चालू कर दिया है तो जितने भी एयर अंदर होंगे दे विल कम आउट, राइट? तो अभी क्या होगा इन दिस केस, एज आई टोल्ड यू, साउंड नीड्स अ मीडियम लाइक एयर. अब बिकॉज वैक्यूम पंप के थ्रू सारा एयर बाहर आ चुका है एंड नाउ इफ़ यू विल ट्राई टू रिंग द बेल, तो आपको बेल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी. ओके, सी, as the quantity of the air inside the bell jar decreases, the level of ringing sound heard outside also decreases. तो पहले जितने फ्रिक्वेंसी से साउंड हमें सुनाई दे रहा था उतना नहीं सुनाई देगा बिकॉज एयर नहीं है अंदर. बिकॉज रिमेंबर साउंड नीड्स अ मीडियम लाइक एयर, तभी हमें आवाज़ सुनाई दे सकती है. ओके, तो वैक्यूम पंप को अगर बंद रहेगा वैक्यूम पंप तो यू कैन हियर द बेल वेरी मच ईजीली एंड इट विल बी लाउड. ठीक है, अगर आपने वैक्यूम पंप चालू कर दिया तो क्या होगा, सारा एयर जार से बाहर आ जाएगा एंड यू विल not hear the bell sound. Okay, so if the pump is operated for sufficiently long period, the quantity of the air like inside the bell jar will be low. अगर आप पंप को ऑपरेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम तक तो क्या होगा, जितनी एयर अंदर प्रेजेंट है, जितना क्वांटिटी एयर प्रेजेंट है उसके अंदर it will become low and at this point the level of ringing sound will also be लो, बिकॉज अंदर एयर बहुत ज़्यादा कम रहेगा इसलिए आपको इतना लाउड वॉइस नहीं होगा. द बेल रिंग विल बी लो. ओके, दिस एक्सपेरिमेंट डेमॉन्स्ट्रेट्स दैट साउंड जनरेशन एंड प्रोपोगेशन नीड्स अ मीडियम लाइक एयर. राइट, ये एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं कि जब जार के अंदर एयर प्रेजेंट होगा तभी ही हमें आवाज़ सुनाई देगी. ओके, बेल की. एंड अगर सारा एयर बाहर आ गया वैक्यूम पम्प के थ्रू तो वी कांट हियर द बेल noise because there will not be any medium for the propagation of the sound. ठीक है, I hope you are clear with this experiment. And see, if the air inside the bell jar is totally removed, what will we able to hear the sound of ringing bell? Why? I hope so now you can answer this question. अगर जार के अंदर एयर ही नहीं होगा तो आपको बेल की आवाज़ आएगी क्या? ऑब्वियस सी बात है, यू विल नॉट गेट एनी बेल साउंड. वाई? बिकॉज द जार विल नॉट कंटेन एनी एयर एंड since sound needs a medium to travel like air and hence since there is no any air present in the jar we cannot hear the bell sound. Okay, see, always remember, two astronauts on moon talking to each other directly will be unable to listen to each other even if they are very close to each other. Why? Because ऊपर वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होता एंड दिस इज़ द रीज़न दे डू नॉट गेट एनी मीडियम टू प्रोपोगेट द साउंड. इसी वजह से दो एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस पे जा रहे हैं एंड भले ही वो बाजू में खड़े होंगे दे विल बी अनेबल टू हियर. ओके, उन दोनों को एक दूसरे से बात करने में प्रॉब्लम होगी बिकॉज देर विल नॉट बी एनी मीडियम प्रेजेंट इन द स्पेस. ओके, एंड द मून डज नॉट हैव एटमॉस्फियर. Since there is no medium which is necessary for generation and propagation of sound between the astronauts, direct sound propagation between them is not possible. अब मून के पास एटमॉस्फियर नहीं है, अगर एस्ट्रोनॉट्स मून पे जा रहे हैं एटमॉस्फियर नहीं है, इट मीन्स there is no medium for this propagation of the sound and इस वजह से उनको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देगी. ओके, therefore astronauts use some technology like the one used in our सेल फोन्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. तो एस्ट्रोनॉट्स भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो हमारे सेल फोन्स में है जिसके थ्रू हम लोगों से कांटेक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं. ओके, द वेव्स यूज्ड इन सेल फोन्स डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन बिकॉज सेल फोन्स के अंदर दूसरे वेव्स यूज़ किए जाते हैं जिससे उनको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती टू प्रोपोगेट द साउंड. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि एस्ट्रोनॉट्स जब मून पे जाते हैं उनको एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती एंड दैट इज़ द रीज़न दे विल हैव टू यूज़ अ टेक्नोलॉजी. ओके, सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स.
अब साउंड वेव कभी आपने ऐसा नोटिस किया है कि कभी कभी आवाज़ बहुत कम आती है फिर अचानक से आवाज़ बढ़ जाती है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? यहाँ पे क्या मैटर करता है? अगर आपको किसी की आवाज़ कम आ रही है तो इसका मतलब क्या है? उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड कितना कैसा होता है? कम होता है। अब कुछ लाउड स्पीकर्स जो होते हैं वो बहुत ज़ोर से बजते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? उनका फ्रिक्वेंसी जो होता है साउंड का वो ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ द रीज़न यू कैन hear the sound very much loudly. Okay, see, we learned about how the vibrations of tuning fork results in generation of compression and rarefaction in the air, right? जैसे ही आप ट्यूनिंग फोक को कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रक करोगे तो क्या होगा? वाइब्रेशंस आएंगे, एंड वो वाइब्रेशन से एक साउंड जनरेट होगा। एंड वाइब्रेशंस भी क्यों आएंगे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एज अ मीडियम, right? See, more detailed observation shows that the actual variation in the air density and pressure are shown in the figure, and if any object vibrates in the air, such sound waves are produced in the air. ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है एयर के अंदर तो कुछ साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड उसको ही हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज साउंड वेव, और वी कॉल इट एज फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। ओके, सी कंप्रेशन मैंने आपको क्या बताया था? सारे जो वर्टिकल लाइन होंगे वो एक साथ पास होंगे। रेयरफैक्शन में बिकॉज एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है इसलिए सारे वर्टिकल लाइंस जो है वो दूर होते हैं, राइट? सी यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एंड इस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन के बेसिस पे ये वेव्स बनाए गए हैं। इफ़ यू कैन सी दिस आर द वेव्स, राइट? ये वेव्स कैसे बनाए गए हैं? बेस्ड ऑन द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। ओके, कंप्रेशन में क्या होता है? एयर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वी विल राइट एज इंक्रीज्ड प्रेशर। रेयरफैक्शन में एयर प्रेशर कम होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर। ओके, नाउ सी, वन ऑसिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। इफ़ यू वांट टू शो वन ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन अगर एक साथ हो गया तो यू विल से कि क्या हो गया वहाँ पे? एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। आई होप यू रिमेंबर दिस। आपने पेंडुलम वाला अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा, दिस इज़ अ थ्रेड विच यू टाई, इसके ऊपर आप एक पेंडुलम टाई करते हो। ये पेंडुलम को आप एक बार स्विंग करोगे तो पेंडुलम विल गो ईयर एंड ईयर, राइट? वो ऐसे घूमेगा इन दिस डायरेक्शन। तो जब वो एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे जाएगा तो यू काउंट इट एज वन ऑसिलेशन, राइट? वैसे ही साउंड में सी, जब एक बार कंप्रेशन होगा एंड एक बार रेयरफैक्शन होगा तो हम क्या बोलेंगे? वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है। ओके, ठीक है, वन कंप्रेशन वन रेयरफैक्शन मतलब वन ऑसिलेशन हो गया। नाउ सी, अब मोशन, अब कंप्रेशन रेयरफैक्शन होने के बाद जो एटमॉस्फेरिक एयर मॉलिक्यूल है वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखो, मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल ड्यू टू साउंड। ओके, दिस इज़ हाउ इट विल बी, एंड ये क्या है? रेयरफैक्शन। सी, पहले क्या हुआ? कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे कितने ऑसिलेशन हो गए हैं? दिस इज़ वन ऑसिलेशन, टू ऑसिलेशन, थ्री ऑसिलेशन, फोर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुए हैं। ओके, एंड जैसे जैसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन होगा उसके बाद साउंड प्रोपोगेशन होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाएगा तो, बिकॉज इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज प्रेशर ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वो, एंड यू विल hear the sound which will be propagated. Okay, so this is the cycle of compression and rarefaction in sound wave which changes with the air pressure. राइट, अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो रहा है? कंप्रेशन। एयर प्रेशर अगर रिड्यूस हो गया है इट मीन्स क्या हो रहा है? रेयरफैक्शन। तो सो दिस इज़ हाउ इट कंटिन्यूज। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फ्रिक्वेंसी हाउ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होके एक ऑसिलेशन का साइकिल कंप्लीट होता है। ओके, सी, one compression and one rarefaction together forms one cycle of the wave. It means one oscillation होगा. Okay, the number of cycles formed in the air in 1 second will be decided by the number of times the prongs of the tuning fork or any other vibrating body vibrates back and forth. It means आप एक बार कुछ चीज़ बजा के देखना. See, if you have seen
अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट को स्ट्रक किया तो एक बार टंग करके ऐसा आवाज़ आता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक विद इन 1 सेकेंड एक कंप्रेशन इन एक रेयरफैक्शन कंप्लीट होगा। तो जितनी बार ये प्रोंग को आप स्ट्रक करोगे एंड ये एक बार वाइब्रेट करेगा बैक एंड फ्रॉथ, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में कितने हो रहे हैं आप उसको काउंट करोगे, उससे क्या होगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा। ओके, नंबर ऑफ सच साइकिल दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द एयर और अदर मीडियम पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितने साइकिल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। इसका मतलब अभी आपको किसने बोला कि इसका फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ है, तो इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड में 100 टाइम्स 100 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इट मीन्स 100 ऑसिलेशन हो रहा है। ओके, सी द फ्रिक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स। जैसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, वैसे फ्रिक्वेंसी को किस में मेजर किया जाता है, इन हर्ट्स। ओके, इफ़ 1 साइकिल इज़ कम्प्लीटेड इन 1 सेकेंड द फ्रिक्वेंसी इज़ सेड टू बी 1 हर्ट्स। ठीक है, अगर 100 साइकिल कंप्लीट हो रहा है 1 सेकेंड में, द फ्रिक्वेंसी विल बी 100 हर्ट्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल द ट्यूनिंग फोक इन shows its frequency to be 512 हर्ट्स। इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार वाइब्रेट हुआ है फोक, 512 टाइम्स पर सेकेंड। ओके, दिस वाइब्रेशंस विल सेट 512 साइकिल्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन इन द एयर पर सेकेंड, मतलब 512 बार कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन साइकिल कंप्लीट होगा। ओके, thus the sound generated by the folk will have frequency of 512 hertz। इसका मतलब I hope you are understanding what I am trying to say। See, कंप्रेशन हुआ, रेयर फ्रैक्शन हुआ, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, इतना कितनी बार, 1 सेकेंड में कितनी बार हुआ, 1 सेकेंड के अंदर ये 512 बार वाइब्रेट हुआ है, 512 बार कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन हुआ है, कितने में, 1 सेकेंड में। इसलिए इसका कितना फ्रिक्वेंसी होगा, इट विल बी 512 hertz। okay, we write it as H and Z। okay, thus the sound generated by the fork will have frequency of 512 hertz and the frequency of a tuning fork is decided by the dimension of the prog। अब कितना फ्रिक्वेंसी का होगा वो कैसे पता चलेगा कि उसका डायमेंशन कितना है, मतलब उसका लेंथ क्या है, वो प्रोंग का थिकनेस क्या है, इस पे डिपेंड करेगा वो। ओके, एंड द मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉक, वो कौन से मटेरियल से बना है, वेदर इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, वेदर इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील, उसका लेंथ कितना है, उसका थिकनेस कितना है, उस पर भी ये फ्रिक्वेंसी डिपेंड करता है। ओके, वाई इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि उतना ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा तो उतना ज़्यादा उसका ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आएगी उसकी। ओके, सी ट्राई दिस, टेक 6 to 7 glass cups, arrange them in a line and fill them with water with gradually increasing water level from one end to the other, and take a pencil and strike the cup sequentially। आपको क्या करना है, 6-7 कप्स लेने हैं। सी दिस आर द कप्स, आई एम टेकिंग 4 कप्स। ठीक है, अब पहले कप में आई विल टेक दिस मच ऑफ वाटर, दूसरे कप में आई विल टेक थोड़ा सा इंक्रीज लेवल ऑफ वाटर, तीसरे में और इंक्रीज़ कर दिया, चौथे में और इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, फिल किया उसको एंड ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे उसका वाटर लेवल। अब एक पेंसिल लेंगे एंड उसको स्ट्राइक करेंगे कप से, मतलब पेंसिल इस पर मारेंगे। सी, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व द साउंड। तो द साउंड जनरेटेड बाय ईच कप विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो अभी आप जब ये वाले कप के ऊपर स्ट्रक करोगे तो आपको साउंड जो है वो अलग, मतलब कम या हाई और लो साउंड सुनाई देगा। वाई, बिकॉज फ्रिक्वेंसी हाई हो सकती है या लो हो सकती है। सी, व्हेन अ कप इज स्ट्रक वेव्स आर सेट अप इन द एयर कॉलम अबाउ द वाटर लेवल इन द कप। जब भी आप वाटर कप को स्ट्रक करोगे वहाँ पे क्या होगा, वेव्स जनरेट होगा एयर कॉलम के ऊपर। ओके, एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड वेव्स डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द एयर कॉलम इनसाइड द ग्लास कप। फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, कितना ज़्यादा वाटर लेवल है। तो अगर आपको यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, तो जो ग्लास कप सबसे ज़्यादा भरा हुआ होगा उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, सी
the frequency of the generated wave depends on the height of the air column inside the glass cup, right? And since the water level in each glass is different, the height of the air column in each glass is also different. अब हमने वाटर लेवल हर एक कप के अंदर अलग रखा है, इसलिए आपको हर एक कप से अलग फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनने मिलेगा. एंड इफ़ यू विल प्लेस सेम वाटर लेवल, तो वहाँ पे आपको सेम फ्रिक्वेंसी का साउंड सुनने मिलेगा. ओके, सी देयरफॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड जनरेटेड बाय ईच कप विल ऑल्सो बी डिफरेंट. सो द साउंड जनरेटेड इज़ डिफरेंट. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पता चला कि साउंड जो है वो उसके हाइट पे भी डिपेंड करता है. डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द एयर कॉलम ऑल्सो. ओके, now the sound and music, sound produced by humans and sound generation by loudspeaker, we will study in the next lecture. Okay, so I hope you have understood whatever I have taught today. Thank you everyone.